हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता भी, मैंने हिंदी साहित्य की, एनसीईआरटी की और हिंदी व्याकरण की आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। ठीक है, मैंने आपको 280 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, हर एक क्लास में मैं 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, और सभी जो इतने भी हमारे ऑप्शन होते हैं जो बताने वाले होते हैं, मैं आपको सभी डिटेल में उसको बता देती हूँ। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी 281वां क्वेश्चन रहेगा। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो भाई, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो भाई, आप सभी को पता है हमारी हिंदी में 7 अपभ्रंश है। ठीक है, कौन कौन से सोर्स, यानी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस, ब्राह्मण, पैसाची और महाराष्ट्र। ठीक है, इनमें से पूछा जो लहंदा भाषा है इसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, लहंदा और भाई पंजाबी दो भाषाएं आती है। ठीक है, पंजाबी और लहंदा भाषा। ठीक है, इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी से, पैसाची से, पश्चिमी हिंदी से या मागधी से। तो भाई, लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ भाई, पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। और जो अर्धमागधी है, ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा है पूर्वी हिंदी। ठीक है, ये हमारे पास अपभ्रंश है। ठीक है, पूर्वी हिंदी इसकी भाषा रहेगी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, ए बी सी, ये ट्रिक है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये भाषाएं आती है भाई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो सॉरी, पश्चिमी हिंदी पहले तो देखते हैं अपभ्रंश कौन सा है इसका। पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश है भाई शोरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी हो गई, इसको बांग्लू भाषा भी कहा जाता है, ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई भाई। ठीक है, कौन कौन सी बता दी मैंने, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बांगरी, बुंदेलू जो हरियाणवी भाषा है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है, बांगरू भाषा। ठीक है, हरियाणवी भाषा को ही बांगरू भाषा कहते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने, खड़ी बोली एक। ठीक है, खड़ी बोली हो गया, पेपर में पूछी जाती है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगड़ू। ठीक है, बुंदेली और भाई कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई। और जो मागधी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, मागधी अपभ्रंश के, ये बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। मागधी अपभ्रंश है, बिहारी भाषा आती है इसमें। और बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है भाई भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, ये जो बिहारी भाषा उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 282वां क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस विद्वान ने अवधि का संबंध पाली से माना है। इनमें से भाई कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने भाई अवधि का संबंध किससे माना है, पाली से माना है। तो देखते हैं, धनपत राय, बाबू राम सक्सेना, लल्लू जी लाल या श्री लाल शुक्ल जी। तो बाबू राम सक्सेना ने अवधि भाषा का संबंध पाली से माना है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, खासकर स्टेट में यही पूछे जाते हैं और ये स्टेट के पीवाई के क्वेश्चन है। बाबूराम सक्सेना भी, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा, अवधि का संबंध पाली से माना है उन्हें। और धनपत राय किसका नाम है, प्रेमचंद्र जी का नाम है। ठीक है, आप सभी जानते हैं उनकी भाषा कैसी थी, किस भाषा में रचना की इन्होंने, हिंदी और उर्दू में भी। ठीक है, गोदान हो गया इनका, राग सॉरी 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 भाई, गोदान है। ठीक है, नमक का दरोगा है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, ये काफी सारी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, जो लल्लू लाल जी है, इन्होंने भी खड़ी बोली में रचना की है। ठीक है, और ये गद्य के खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहलाए थे। और लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है, प्रेम सागर। और श्रीलाल शुक्ल जी है, इन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी है। राग दरबारी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा। 283वां क्वेश्चन है, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी की भाषा को क्या कहा जाता है। या भाई, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई,
प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश। तो भाई एक ईस्वी लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी की। ठीक है, तो इस समय की भाषा को भी क्या कहा जाता है? तो प्राकृत भाषा कहा जाता है। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक की भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। ठीक है, और पाली भाषा ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी पूर्व का समय जो है, इसको पाली भाषा कहा जाता है भाई। ठीक है, और अपभ्रंश भाषा भाई 500 ईस्वी से, ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के समय में क्या थी? अपभ्रंश भाषा रहेगी। बाद में फिर संस्कृत भाषा आ गई थी, फिर आगे संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ भाई। 284वां क्वेश्चन है, अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? क्या भी अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सदा सुखलाल ने, अमीर खुसरो ने, कबीर जी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो भाई सदा सुखलाल ने सर्वप्रथम अवधी, नहीं भाई सॉरी सॉरी, अमीर खुसरो ने किया था अवधी भाषा का, तो खड़ी बोली का क्या था इन्होंने, तो अमीर खुसरो ने भाई अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी खालिक बारी, ठीक है, दो सुखने होगी, पहेलियां होगी, ये इनकी रचनाएं रहेगी। और जो सदा सुखलाल है, इन्होंने खड़ी बोली के ये कवि थे भाई। और इन्होंने कौन सा रचना लिखी है जिनकी काफी महत्वपूर्ण है? सुख सागर लिखी है। कौन सी लिखी है? सुख सागर लिखी है। और भाई मैं आपको वही डिटेल में बताती हूँ जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पेपर के लिए, वही मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और जो कबीर दास जी है, इनकी 2 भाषाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने भाई सद्दू, जो सद्दूकड़ी भाषाएं हैं, उनमें अपने जो गीत थे वो गाए थे। और एक जो है पंचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा का नाम। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा वो किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। सद्दूकड़ी भाषा प्रेम है, वो किसने कहा है? सद्दूकड़ी भाषा जो कबीर जी की है, वो किसने नाम दिया है कबीर की भाषा को? सद्दूकड़ी, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। ठीक है, जो भारतेंदु है भाई, इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना लिखी है और खड़ी बोली में भी। ठीक है, जो इनकी पद्य वाली रचनाएं हैं, कविताएं वगैरह है, वो ब्रज भाषा में है, गद्य वाली खड़ी बोली में रहेंगी। ठीक है, अंधेर नगरी होगी, भारत दुर्दशा, ये सभी इन्हीं की है भाई। 285वां क्वेश्चन है, उर्दू को पहले पुकारा जाता, जो उर्दू भाषा है भाई, उसको पहले क्या नाम दिया गया भाई? क्या कहकर पुकारा जाता था? तो रेख्ता, हिंदुस्तानी, सिंधी या हिंदी? तो रेख्ता कहकर पुकारा जाता था उर्दू को भाई पहले। 286वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? जो अमीर खुसरो है भाई, उसने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है या बोला है? तो रेख्ता ये तो उर्दू का आ गया, हिंदवी, हिंदुस्तानी या संस्कृत? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए। आगे है 287वां क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसके कितने रूप हैं? ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के पूछे भाई, आर्य भाषा के पूछे है, आपको ध्यान रखना है। तो 2, 4, 5 या 7? तो भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप है। कितने रूप है? 2 रूप है, 2 रूप है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप है। और इसका समय कौन सा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का? तो इसका है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक भाई। ये आर्य भारतीय आर्य भाषा, उसका समय रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो 2 भाषाएं ये कौन कौन सी है? एक तो है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये है भाई। और भाई जो लौकिक, जो सॉरी वैदिक संस्कृत है, जो हमारी वैदिक संस्कृत है भाई, उसमें सबसे, ये क्या है, सबसे प्राचीन रूप है इसका एक तो। ठीक है, जो हमारी वेद है या ब्राह्मण है, और जो अपने उपनिषेद है, उनकी भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत ही थी भाई। ठीक है, और जो लौकिक संस्कृत है, ये क्या है? ये भाई, ये वैदिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। और इसे संस्कृत भी कहा जाता है। किसको? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को, सॉरी लौकिक संस्कृत को
लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे है 288वां, गधे गधे के होंठ वाली लिपि क्या कहलाती है? भाई गधे के होंठ वाली लिपि क्या कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। खरोष्टी, देवनागरिक, उर्दू या गुरुमुखी? तो गधे के होंठ वाली लिपि खरोष्टी लिपि कहलाती है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो देवनागरिक लिपि है ये कौन सी भाषा की है? तो ये हिंदी भाषा की रहेगी भाई। गुरुमुखी पंजाबी की है। ठीक है, उर्दू कोई लिपि नहीं है, उर्दू भाषा है। और उर्दू की लिपि कौन सी है? तो फारसी अरबी है, फारसी अरबी रहेगी। ठीक है। 289वां क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं भाई, ये हमें बताना है। तो भाई बोली को कहते हैं विभाषा, राष्ट्रभाषा को कहते हैं राजभाषा को कहते हैं, संपर्क भाषा को कहते हैं। तो विभाषा भाई बोली को कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या होगी अगर पूछ ली जाए तो आगे, तो किसको कहेंगे? राष्ट्रभाषा किसी भी, मैं वैसे बोल देती हूँ आप लिख लेना। ठीक है। किसी भी देश के अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? भाई राष्ट्रभाषा कहलाएगी, अधिकांश जनसमूह द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ये पेपर में परिभाषाएं पूछी जाती है। ठीक है। राजभाषा कौन सी होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग किसी किसी राज्य या क्षेत्र में आधिकारिक कामकाज के लिए किया जाता है। ठीक, आधिकारिक कामकाज के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है भाई। ठीक है। और संपर्क भाषा किसको कहते हैं? ठीक है, संपर्क भाषा वह है जो विभिन्न भाषा या भाषी, भाई अलग अलग भाषा वाले व्यक्ति है, ठीक है, उन लोगों के बीच आपसी समझ और संचार के लिए प्रयोग में होती है, उसको क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। 290वां क्वेश्चन है, उर्दू की जननी कौन सी भाषा है? ठीक है, उर्दू की जननी भाई कौन सी भाषा रहेगी, ये हमें बताना है। तो कौन सी रहेगी? पहाड़ी हिंदी रहेगी, बिहारी रहेगी, दक्षिणी रहेगी या पश्चिमी हिंदी रहेगी? तो दक्षिणी हिंदी जो है उर्दू की जननी भाषा होती है भाई, दक्षिणी हिंदी। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है। और जो पहाड़ी हिंदी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो आती है भाई? तो इसमें आती है कुमायूनी। ठीक है, लिख लेना, आप पूछी जाती है भाई पेपर में। गढ़वाली, नेपाली, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगी। और बिहारी, ठीक है, बिहारी किस अपभ्रंश से है? तो मागधी अपभ्रंश से है, ये मागधी से है। ठीक है। और वो इसके अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो मगही, भोजपुरी और मैथिली। पीछे मैंने आपको बताया मगही, मैथिली, भोजपुरी भाई, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? अभी मैंने पीछे बताया है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, और हरियाणवी को ही बांगरू कहा जाता है। ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी भाई। ठीक है। और पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी ये शोर सैनी अपभ्रंश की है भी। आगे है 291वां, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में किया जाता है? भाई जो खड़ी बोली है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में किया गया? तो प्रेम सागर में, रानीकेत की कहानी, 11 वर्ष का समय, या भागवत गीता? तो भाई खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर में किया गया है। ठीक है। और प्रेम सागर किसे की रचना है? तो ये लल्लू लाल जी की रचना रहेगी। ठीक है, लल्लू लाल जी की रचना है। और रानी केत की कहानी किसकी रचना है? यह है इंशा अल्लाह खां की। किसकी है? इंशा अल्लाह खां की ये रचना रहेगी। और 11 वर्ष का समय ये किसकी है रचना? ये है हमारे रामचंद्र सुगत जी की। भागवत गीता किसके है? ये वेद व्यास की रचना रहेगी। 292वां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो वर्नाकुलर हिंदी, पश्चिमी हिंदी, वर्नाकुलर हिंदी, या पूर्वी हिंदी?
तो जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदवी कहा है भाई, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। पश्चिमी हिंदी मैंने आपको बता दी, पूर्वी भी बता दी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आएगी, कौन से अपभ्रंश के, शोर सैनिक के। ठीक है, और पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी के अंदर आएगी भाई, ये अपभ्रंश बताए मैंने आपको। 293वां क्वेश्चन है, भाषा मुंशी के नाम से जाने जाने कौन से लेखक ऐसे जो भाषा मुंशी के नाम से जाने जाते हैं, तो लल्लूलाल जी, श्रीलाल शुक्ल, लक्ष्मण सिंह या प्रताप नारायण मिश्र। तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा, भाषा मुंशी के नाम से लल्लूलाल जी जाने जाते हैं। उनकी रचना कौन सी, अभी ऊपर भी आई थी, प्रेम सागर। ठीक है, एक और है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना सिंहासन बत्तीसी, पेपर में आती है भाई, सिंहासन बत्तीसी। और जो लक्ष्मण सिंह है, ठीक है, इन्होंने क्या जो मेघदूत है उनका अनुवाद किया हिंदी में, और जो प्रजा हितैषी हमारा पत्रिका है, ठीक है, इसके संपादक रहे हैं। और श्रीलाल शुक्ल जी का महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी, एक तो है इनका उपन्यास, मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, राग दरबारी, जो पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। और इनका है विश्रामपुर का संत, ये भी काफी महत्वपूर्ण की रचना रहेगी, विश्रामपुर का संत संत भाई। ठीक है, और जो प्रताप नारायण मिश्र जी है, इनके कौन कौन से है रचनाएं इनकी, इनकी है भाई, एक तो घूरे के लत्ता बीने, कातन के डाले बांधे, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना, ये भी पूछी जाती है। और एक और इनकी रचना समझदार की मौत, कौन सी भाई, समझदार की मौत। ठीक है, समझदार की मौत, ये भी पूछी जाती है। और भो मूछ इन्हीं की है भाई, ये जो पेपर में पूछी जाते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण रचना, वही मैं आपको बता रही हूँ। 294वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, ये यहाँ से हट जाएगा, चलो फिर लगा लेते हैं, महाराष्ट्र राष्ट्र सभा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई, जो राष्ट्र सभा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी भाई, 1945, 1947, 1933, 1948, तो 1945 में हुई थी इसकी रचना। महाराष्ट्र राष्ट्र सभा प्रचार की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी भाई, बंबई, हरियाणा, पूना या दिल्ली, तो पूना में हुई थी, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 296वां क्वेश्चन है, शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया, भी नहीं दिया है। 4 उन्नायक इन्होंने माने हैं, हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक माने हैं। और क्यों माने हैं, क्योंकि जितने भी ये 4 लेखक थे, इन्होंने खड़ी बोली में, ठीक है, जो खड़ी बोली गद्य थी उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन चारों ने, तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक माने हैं। तो किसको नहीं माना है वो हमें बताना, तो श्री लाल शुक्ल को, लल्लू लाल जी को, सदल मिश्र को, या इंशाल्लाह खा को। तो श्री लाल शुक्ल को क्या है, इन्होंने उन्नायकों में नहीं माना है। लल्लू लाल जी है, सदल मिश्र है, और इंशाअल्लाह खान है, और नागरी दास है भाई, कौन है, नागरी दास, ये 4 उन्नायक है भाई। 1997 है, सॉरी 297वां क्वेश्चन है, पुरानी अवधि की प्रथम रचना कौन सी है, जो पुरानी अवधि है, पुरानी अवधि की बात हो रही है भाई, इसकी पुरानी, सॉरी जो पुरानी अवधि है उसकी प्रथम रचना पूछी है कौन सी है, तो पवन चरियु है, नागकुमार चरियु है, रामायण है, राउल बेल है। तो अभी पुरानी अवधि की प्रथम रचना है राउल बेल, कौन सी है, राउल बेल है। और ये किस कवि की रचना है, तो ये रोड़ा कवि की है, किसकी है, रोड़ा कवि की रचना रहेगी, और ये पुरानी हिंदी में है भाई। ठीक है, और जो पवन चरियु है और नाग कुमार चरियु है, जिसको नय कुमार चरियु भी कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम नय कुमार चरियु भी है। और जो पवन चरियु है, ठीक है, ये दोनों अपभ्रंश की है, किसकी है, अपभ्रंश भाषा की रचनाएं रहेंगी, सॉरी पवन चरियु और नाग कुमार चरियु। और पवन चरियु किसकी रचना, ये स्वयंभू की रचना रहेगी, और स्वयंभू को भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और नाग कुमार चरियु या नय कुमार चरियु ये किसकी रहेगी, ये पुष्पदंत जी की रचना रहेगी। ठीक है, रामायण किसकी है, ये वाल्मीकि जी की रचना, और संस्कृत भाषा में है भाई, ये रामायण की भाषा कैसी है, संस्कृत है। 298वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, जो ब्रज भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, मैंने आपको ऊपर भी बताया अगर आपको याद होगा तो, कोंकणी, सोरसैनी, ब्राह्मणी या अर्धमागधी। तो भाई ब्रज भाषा का विकास सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, और सोरसैनी अपभ्रंश के अंदर कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, और उसके अंतर्गत ब्रज भाषा का विकास हुआ है। मैंने अभी भी आपको बताया कौन कौन सी बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी भी।
तो ये सोर्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है ब्राचड़ के अंदर कौन, हाँ ब्राचड़ के अंदर रह गया था अभी। ब्राचड़ के अंदर आएगी सिंधी भाषा। कौन सी आएगी? सिंधी। अर्धमागधी की बता दी है मैंने आपको। कोंकणी नहीं है हमारे जो अपभ्रंश है, 7 अपभ्रंश है, इसके अंदर कोंकणी नहीं है। आगे देखते हैं। 299वां क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जो मुजफ्फरनगर है और भाई रामपुर क्षेत्र है, इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ये हमें बताना है। तो हरियाणवी, मैथिली, खड़ी बोली या पंजाबी? तो भाई खड़ी बोली बोली जाती है मुजफ्फर तथा रामपुर क्षेत्र में। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो खड़ी बोली है भाई वो कहाँ कहाँ पर बोली, एक मिनट भाई, नहीं भाई नहीं, ये नहीं है, हाँ यही बोली जाती है, बस यही। आगे देखते हैं। अपभ्रंश के कार्णिक रूप का विवेचन कीजिए। ठीक है, कार्णिक रूप का विवेचन किसने किया, सॉरी किसने किया? अपभ्रंश के कार्णिक रूप का विवेचन किसने किया है? हेमचंद ने, पुष्पदंत ने, भारतेंदु ने या रोड़ा कवि ने? तो हेमचंद्र जी ने भी अपभ्रंश के कार्णिक रूप का विवेचन किया है। और इनकी जो रचना, उनका क्या नाम है? शब्दा अनुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन भाई। और पुष्पदंत की कौन सी है रचना? अभी ऊपर भी आई थी, नैक कुमार चरियो, नाग कुमार चरियो, काफी सारी इनकी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश भाषा की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आप सभी को पता होगी, मैंने पीछे काफी बार बता दिया। अभी रोड़ा कवि के भी आई थी। ठीक है, कौन सी रचना? राउल बेल, जो भाई गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। 301वां क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? भाई मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से पूछा है, संबंधित भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है, ब्रज है, अवधी है या बांग्लू है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन कौन सी है? बांग्ला, ब्रज, अवधी या बांग्लू? तो बांग्ला भाषा है। ठीक है, बांग्ला भाषा आएगी। ठीक है, मागधी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी भाषाएं है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो बांग्ला होगी, एक है भाई बिहारी, ठीक है, एक है उड़िया और एक है असमिया। ठीक है, बांग्ला, बिहारी, उड़िया और असमिया ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं रहेगी भाई। आगे देखते हैं। 302वां क्वेश्चन है, गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? जो गिल क्राइस्ट थे, इन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? काफी महत्वपूर्ण और काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है भाई, नेट तक पेपर में आता है ये क्वेश्चन, देख लो आप। टकसाली भाषा, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या विकृत भाषा? तो टकसाली भाषा कहा गया है। क्या कहा है इन्होंने? गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 303वां है, असमिया किससे उत्पन्न हुई है? जो असमिया है वो किससे उत्पन्न हुई है भाई? कौन से अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? मैंने अभी ऊपर बताया है, अभी क्वेश्चन गया है। मागधी से, पहाड़ी से, पैचासी से या बिहारी से? तो मागधी से ये उत्पन्न हुई है असमिया। मैंने अभी नाम बताया था ना मागधी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी भाषाएं है, तो बिहारी, बांग, बांग्ला, उड़िया और असमिया। कौन कौन सा बताया था मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया में। ठीक है, और जो, एक मिनट रुकते हैं। पैसाची मैंने आपको बता दिया था, पंजाब और लहंदा है। ठीक है, और बिहारी भी आपको पता मागधी के अंतर्गत आएगी। जो पहाड़ी है वो किससे है, कौन से अपभ्रंश से? तो खस से है। किससे है? खस अपभ्रंश से है। ठीक है, आगे देखते हैं। 304वां क्वेश्चन है, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? जो सुनीति कुमार चटर्जी है, इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो अपभ्रंश पाली, पश्चिमी या पेशाची? तो भाई सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भाई अपभ्रंश ही, सॉरी हाँ अपभ्रंश ही नाम दिया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को अपभ्रंश ही नाम दिया है भाई। ठीक है, और कई विद्वानों ने भाई अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा है। ठीक है, और इसको अपभ्रंश को आभारी भाषा,
आभीरी भाषा भी कहा है, किन्होंने कहा है, डंडी ने कहा है। निर्णय भाषा किसने कहा अपभ्रंश को, ये किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। ग्राम भाषा किसने कहा है, ये हेमचंद्र जी ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो जो मैंने नाम बताए हैं तो जो बताया है तो आप उनको याद रखना, या मैं लिखवा देती हूँ, चलो लिखवा देती हूँ, लिख लो। जो काफी सारे विद्वान है, विद्वान जो है उन्होंने भी अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है। ठीक है, आभी जो आभीरी भाषा है, आभीरी भाषा, ठीक है, ये किसने कहा अपभ्रंश को, तो ये डंडी ने कहा। किसने कहा, डंडी ने कहा है। नया नया भाषा, नया नया भाषा किसने कहा अपभ्रंश को, ये किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है भाई अपभ्रंश को, नया नया भाषा। ठीक है, और जो ग्राम भाषा है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, जो ग्राम भाषा है, जो ग्राम भाषा है, ये अपभ्रंश को किसने कहा है, तो ये हेमचंद्र जी ने कहा है। नोट कर सकते हो आप, पेपर में आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में पूछ लिया, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या कहा, तो इन्होंने तो अपभ्रंश ही कह दिया है, औरों के मैंने आपको बता दिए, जिस जिस लेखक ने या कवि ने इनके बारे में कहा, अपभ्रंश के बारे में कहा है, वो मैंने आपको बता दिया। और एक भाई एक और महत्वपूर्ण बात रहेगी, वो तो बताऊंगी मैं जरूर इसके लिए, अपभ्रंश के विषय में जो है पेपर में पूछी जाती है, जो शुक्ल जी है हमारे, ठीक है, उनके अनुसार जो अपभ्रंश का पहला प्रयोग काफी बार पेपर में आता है, काफी बार पेपर में आता है, शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग भाई कहाँ पर मिलता है, तो वल्लभी के राजा, ठीक है, वल्लभी के राजा धारसेन, वल्लभी के राजा क्या नाम है, धारसेन द्वितीय, क्या भाई द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अपभ्रंश का प्रयोग भाई, ठीक है, शिला लेख में मिलता है। ठीक है, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश का पहला प्रयोग मिलता है भाई शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। 305वां क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है। हिंदी साहित्य के सम्मेलन के अध्यक्ष पूछा भाई कौन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है, नीचे दे रखे हैं, तो कौन है भाई, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी है, अंबेडकर है, मिश्र बंधु है, श्याम सुंदर दास है, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहेंगे। 306वां क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ। क्या भाई राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ था, तो 1975 में, 1976 में, 1982 में, या 1999 में, तो 1976 में राजभाषा अधिनियम का गठन हुआ था। 307वां क्वेश्चन है, भारतीय साहित्यिक परिषद की स्थापना के प्रेरणा सूत्र कौन है। क्या अभी भारतीय साहित्य परिषद है, ठीक है, इसकी स्थापना के प्रेरणा स्त्रोत्र कौन है, ये हमें बताना है। तो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय है, या इंदिरा गांधी जी रहेंगे, तो भाई महात्मा गांधी जी रहेंगे भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्त्रोत्र। और भाई जिस भी बच्चे ने अगर मेरी हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन वाली क्लासें नहीं देखी तो प्लीज आप उसको जाके जरूर देखना, मैंने अपने बेहतरीन नोट्स के साथ आपको ये क्लासें प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, और मेरे नोट्स में एक एक जो लाइन है वो आपका एक एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आप इसको जाके जरूर से जरूर देखना, मैंने उसमें ये स्थापनाएं संस्थाएं वगैरह सारी चीजें करवा रखी है, अनुच्छेद भी बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखे, तो प्लीज आप उन क्लासों को जाकर जरूर देखना। तो 307 का ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 308वां क्वेश्चन है, तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। जो हमारा तृतीय प्राकृत है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है भाई, वो हमें बताना है। तो कौन सी बोली आएगी, अवहट, बांग्लू, राजस्थानी, पहाड़ी। तो अभी तृतीय प्राकृत के अंतर्गत हमारी अवहट बोली आएगी। कौन सी आएगी भाई, अवहट बोली आएगी। और अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है भाई, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। किसने कहा है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है भाई। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और बाद में तो आपको पता है हरियाणवी का दूसरा नाम है। 309 मानक हिंदी का आधार कौन है। 309वां क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार कौन है। तो कौन है भाई, खड़ी बोली है, अवधी है, उर्दू है या राजस्थानी है। तो खड़ी बोली है मानक हिंदी का आधार में। आगे देखते हैं, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं। ठीक है भाई, संयुक्त स्वर बताना है, इनमें से कौन से रहेंगे। तो च छ ज झ ए ओ औ न ए टैट है डेड है। तो इसमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं मित्रों को। संयुक्त स्वर है बी ऑप्शन ठीक रहेगा, ए ओ औ ए ओ औ। ठीक है, ए ओ औ। तो ए किससे बना है, कौन कौन से स्वर आएंगे इसके अंदर। ए के अंदर देखो, मैं बता रही हूँ आपको, डिटेल से बता रही हूँ, आप अच्छी प्रकार से इसको कर लेना। ठीक है, और प्लीज जाके मैंने शॉर्ट भी बना रखी है, और शॉर्ट में मैंने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसमें आप जाके देखना। ठीक है, आपके 1-2 नंबर तो शॉर्ट में से ही क्लियर हो जाएंगे, और बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखे, उच्चारण वाले भी बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखे, प्लीज आप उनको जाकर जरूर देखना भाई। तो जो ए है वो हमारे कौन से स्वर से संयुक्त बना है। तो भाई ए बना है ए प्लस में ई से। किससे बना, ए प्लस में ई से बना है ए। ठीक है, जो ए बना है वो ए प्लस में ए से बना है। ठीक है, और जो ओ बना है वो बना है हमारा ए प्लस में ऊ से। ठीक है, ओ बना है, ये बना है ए प्लस में ओ से भी। ठीक है, ये एक मात्रा आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए ओ और औ। ठीक है, सभी को पता है ना ये। और भाई च छ ज। ठीक है, च छ झ और इया। ठीक है, ये हमारे कौन से है, कौन सा उच्चारण स्थान है, ये हमारा तालव्य है। क्या है, तालव्य है। और मैंने इसकी ट्रिक आपको बता रखी है। जो तालव्य है इसकी ट्रिक क्या है, ईचु यशा नाम वाले जितने भी शब्द है ये सभी तालव्य रहेंगे। तो जैसे ईचु यश बोला है ना मैंने, ये ट्रिक हो गई। तो जैसे इसमें ई आ गया, छोटी ई भी और बड़ी ई भी, और च के नीचे यू है तो च वर्ग हमारा सारा। ठीक है, और ये और श। ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे भाई, तालव्य रहेंगे। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर जो तालव्य है वो रहेंगे हमारे। ठीक है, और टैट है डेड है हण है, टैट है डेड हण है, ये कौन से, ये मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य में ऋतु रस नाम, जो ऋतु रस नाम वाले जितने भी, ठीक है, वर्ण है वो सभी मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक तो री हो गया, और एक टै वर्ग, क्योंकि ऊ की मात्रा आ गई, जहां पे ऊ की मात्रा आएगी उसका कंप्लीट वर्ग, तो टैट है डेड है। ठीक है, ये वाला, और इसके साथ ही रे और श। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक मिनट भाई, और जो ये है ये कंठे के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, कंठे के अंतर्गत आएगा। और भाई जैसे कंठ तालु है, मैं आपको बता रही हूँ, काफी महत्वपूर्ण है आज की क्लास आपके लिए। कंठ तालु कौन कौन से होते हैं, ए और ए और ए, ये कंठ तालु के अंतर्गत आएंगे। और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, ये आएंगे ओ और औ। जो कंठ भी है ओष्ठ भी है, ये कंठ और तालु दोनों है। ठीक है, दंतोष्ठ, जो दंतोष्ठ है इसके अंतर्गत आएगा वह। क्या आएगा, वह आएगा भाई। ठीक है, और भाई संयुक्त हो गए हमारे, ये हो गए संयुक्त। और इसके अंतर्गत भाई हमारे पास 4 वर्ण ऐसे हैं जो पेपर में घूम फिर के आपके पास आते हैं और काफी महत्वपूर्ण है भाई, ये मैं आपको और बताना चाहूंगी। तो देखते हैं, य रे और ले, ये रे ले व। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, ये रे ले व। ठीक है, ये रे ले व, वैसे तो ये अंतस्थ व्यंजन है और इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है, लेकिन इनसे और
भी हमारे निकलते हैं वो देखते हैं। स्वर पूछा जाता है कौन सा स्वर है, ये कौन सा स्वर है, वह कौन सा स्वर है, ल कौन सा स्वर है, वह कौन सा स्वर है। तो ये हमारी हिंदी में कौन सा स्वर रहेगा, तो ये अर्ध स्वर है भाई। कैसा है, अर्ध स्वर है। पेपर में पूछा जाता है यह कौन सा अर्ध स्वर है। और जो र है वो ये कैसा है, ये लुंठित स्वर है। कैसा है, लुंठित स्वर है भाई। और ल कौन सा है, ल कैसा स्वर है, तो ये पार्श्विक है। कैसा है, पार्श्विक स्वर है भाई। और वह कैसा है, और जो वह है ये हमारे पास अर्ध स्वर रहेगा। ठीक है, यह और वह अर्ध स्वर, र लुंठित स्वर, ल पार्श्विक स्वर भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। 311वां क्वेश्चन है। समझ आ गया होगा भाई, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया। जो मैंने ऊपर हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा काम करवाया वो आपको समझ आ गया होगा। निम्न में से अवधि भाषा का कवि नहीं है। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया कि भाई आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, आपको मैं जो समझाती हूँ वो समझ में आता है नहीं। अवधि भाषा का कवि नहीं है भाई, नहीं पूछा कौन सा इसमें से अवधि भाषा का कवि नहीं है। तुलसीदास, नंददास, कुतुबुन या जायसी। तो अवधि भाषा में वही रचनाएं तुलसीदास ने भी की है, कुतुबुन ने भी की है, जायसी जी ने भी की है। लेकिन जो नंददास है इन्होंने अवधि भाषा में रचना नहीं की है, इन्होंने भाई ब्रज भाषा में रचना की है। कैसी भाषा में की है, ब्रज भाषा में रचना की है इन्होंने। और तुलसीदास, कुतुबुन, जायसी ने अवधि भाषा में रचना की है। ठीक है, तुलसीदास की रचना कौन सी अवधि भाषा की, रामायण है। कुतुबुन की बताओ कौन सी है, मैंने काफी बार करवाया है, मृगावती है। जायसी की पद्मावत है। और जो मैंने आपके लिए ही क्लास चला रखी, प्लीज उस क्लास को भी देख लीजिए आप। जो मैं हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज से चला रखी है वो मैंने आप सभी के लिए चला रखी है, क्योंकि आपसे वे क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे पेपर तक, और कम से कम हम शायद रीतिकाल तक पहुंच जाएंगे उसमें। तो यहाँ तक तो आपके पक्के होने चाहिए। जैसे ना, जो हमारा नामकरण से आगे क्वेश्चन, आदिकाल से आगे, भक्ति काल से आगे, रीतिकाल से आगे, तो हम उनको तो अच्छी प्रकार से कर पाएंगे पेपर में। तो आप प्लीज उन क्लासों को भी देखिए भाई। और आप सभी के लिए बनाती हूँ मैं क्लास से। हिंदी में हर्ष स्वर कौन से है। अब भाई हर्ष स्वर के बारे में हम बात करेंगे। जो हिंदी है हमारे उसमें हर्ष स्वर कौन से है भाई, ये हम देखते हैं। तो हिंदी में हर्ष स्वर ए ई उ री, ए ओ औ, ए आ री या ए ई ओ। तो हर्ष स्वर देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं हर्ष स्वर कहते किसको है। ठीक है, हर्ष स्वर भाई, एक मिनट रुको, मूल स्वर, जो मूल स्वर है उनको भी हर्ष स्वर कहा जाता है। ठीक है, मूल स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है, और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है हर्ष स्वर को। कैसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा आपको पेपर में भाई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया हर्ष स्वर इनमें से कौन से है, आगे पेपर में पूछ लिया जाए भाई मूल स्वर इनमें से कौन से है, फिर पूछ लिया जाए एक मात्रिक स्वर कौन से है। तो हमें ध्यान होना चाहिए इनके बारे में भी। हर्ष स्वर को मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो भाई हर्ष स्वर कौन कौन से है, और इसकी परिभाषा क्या रहेगी भाई, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उसको हर्ष स्वर कहा जाता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो ए, ई, उ और री। अब ए ई उ री किस में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक हो गया भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो ए ओ औ है ये कौन से है, ये पीछे भी हम कर चुके हैं, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर भी कहा जाता है भी। ठीक है, और वही, और दीर्घ स्वर तीनों के बारे में बता देती हूँ। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर मैंने आपको बता दिया। अब दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है इनको, इनके उनके इनके उच्चारण में हर्ष से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, यानी दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। लेकिन हम परिभाषा ये लगती है, लिखते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष से ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से है दीर्घ स्वर देख लेते हैं। आ, ई, उ, ए ओ और औ। ठीक है, ये हमारे पास दीर्घ दीर्घ स्वर रहेंगे। ठीक है, ए ओ औ को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं या विजातीय स्वर कहते हैं। और ए ई उ को, या जो ए ई उ है, इनको सजातीय स्वर कहा जाता है भाई। ये आपको ध्यान रखना, सजातीय स्वर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही स्वर से मिलते हैं, इसलिए इनको सजातीय स्वर कहा जाता है। और विजातीय ये है क्योंकि ये अपने से दूसरे स्वर से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त या विजातीय स्वर कहा जाता है। ठीक है, और जैसे आ, ई, उ ये हो गए, तो ए प्लस में ए तो क्या बन गया, आ बन गया, क्योंकि अपने ही
जाति के स्वर से मिलके बने हैं, इसलिए इनको सजातीय कहा जाएगा। ई है, ई प्लस में ई, ठीक है, इसलिए ई बन गई। उ प्लस में उ, ठीक है, इसलिए इनको सजातीय स्वर कहा जाता है। भी आपको ध्यान रखना है ये। अब रह गया हमारा प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगा भाई? जिनके उच्चारण में दीर्घ से, जो दीर्घ स्वर है भाई उससे भी ज्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है भाई। जैसे ओम, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है, ओम लिख दिया, ओम। तो जहां भी आपको ये दिखे तो ये समझ लें प्लुत स्वर है भाई। एक और करवा दूं, मन कर रहा है करवाने का। अगर स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, और पच्चय स्वर। एक मिनट यहाँ से छोटा लिख लेती हूँ। अगर स्वर हो गया हमारा, ये पेपर में पूछे जाते इसलिए बता रही हूँ आपको। कभी ये सोचो मैडम हमें बोर करने लग रही है, मैडम जल्दी जल्दी क्यों नहीं करवाती? भाई पेपर तक आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, टेंशन मत करना, ठीक है। हिंदी साहित्य आपका अच्छी प्रकार से पकड़ हो जाएगी, हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की। जो अगर स्वर है भाई, इनको हम, जो अगर स्वर, मध्य स्वर है और पच्चय स्वर है, ठीक है, ये जो हम, हमारी जीभ है ना, इसके अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं, जीभ के अनुसार। तो अज्ञ स्वर है वो हमारे जीभ के आगे के हिस्से से बोला जाता है, ठीक है, इसलिए हम अगर के आगे लिख लेते हैं आगे, ठीक है। अगर स्वर के सामने क्या लिख लेंगे? आगे। जो हमारे जीभ का आगे का भाग है उसके अनुसार जो बोला जाता है वो अगर स्वर कहलाता है। कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जो अगर स्वर के अंतर्गत आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो ई, ए, देखो ऐसे लिखा करो, सॉरी सारा ही खत्म हो गया, कोई नहीं, अगर स्वर बताती हूँ। ई और ई, ठीक है, ए, ए दोनों, ई और ए दोनों आगे, और री, ये अगर स्वर के अंतर्गत आएंगे। और मध्य के अंतर्गत आएंगे। मध्य स्वर होता है जीभ का बीच वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें ए आएगा, ए, ठीक है, बीच वाले हिस्से से बोला जाता है, इसको मध्य स्वर कहते हैं, ए को भी। अगर स्वर ए, ई, ए और री, ठीक है। और पश्चात स्वर, ये भी पश्चात का मतलब पीछे, जो जीभ के पीछे वाला भाग है, बिल्कुल पीछे वाला भाग है, उससे बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आ उ, बोल के देख रहे ना, आ उ ओ और औ, ठीक है। ये स्वर है, ये पश्चात स्वर के अंतर्गत आएंगे भाई, आ उ ओ औ, ठीक है, ध्यान रखना। और एक ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, वो है ए। आशा करती हूँ ये भी आपको समझ आया होगा, और फीडबैक भी जरूर देना मेरे को आज। 313वां क्वेश्चन है, इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की। ये तो हो गया शायद, नहीं भी नहीं हुआ। इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना किसने नहीं की है? तो मुल्ला दाऊद ने, तुलसी ने, सूर ने, या भारतेंदु जी ने। तो मुल्ला दाऊद ने भाई ब्रज भाषा में रचना नहीं की है। किसमें की इन्होंने? अवधी भाषा में की है, और इनकी रचना का क्या नाम है? चंदायन, ठीक है। और तुलसीदास की रचना, तुलसीदास ने भाई ब्रज भाषा में की है और अवधि में भी की है। ऐसे ही भारतेंदु जी ने भी की है और सूर ने भी ऐसे ही की है। और सूर के जो सूरदास जी है, इनकी तो काफी महत्वपूर्ण रचनाएं है जो ब्रज भाषा में है। 314वां क्वेश्चन है, पाली को कहा जाता, जो पाली है उसको क्या कहा जाता है भाई? अरबी, मागधी, फारसी, या प्रथम प्राकृत? तो पाली को भाई प्रथम प्राकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई पाली को? पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाएगा। आगे है 315वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। तो हिंदी भाषा की शुरुआत भाई कब हुई थी? 12वीं सदी से, 18वीं सदी से, 11वीं सदी से, या 15वीं सदी से? तो हिंदी भाषा की शुरुआत भी 11वीं सदी से हुई थी। 315 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 35 क्वेश्चन तो ये लगा लो, बस मैं अपने मुंह से बोलती हूँ 35 क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवाती काफी सारे हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस क्लास को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।